Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concept by PS. So today we are here to discuss about NCERT Science Class 9th Chapter 3. It is lecture 4 in which we are going to understand the concept of writing chemical formula. So chemical formula, what it is? Chemical formula is defined as a collection of chemical symbols that is used to show the elements present in any compound and its proportion. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी भी अपन को पता है केमिस्ट्री इज़ अ वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कहीं ना कहीं हम सारे केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बट वो केमिकल्स बनते कैसे हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, अभी तक के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, हमारे जो बेसिक केमिस्ट्री है उसमें हम समझते हैं कि जितने हमारे एटम्स होते हैं जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. बट what kind of atom and the number of atoms which are combined together to form a particular compound, that compound forms the chemical formula. तो वो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, वो हमें किस टाइप के एटम और कितने एटम. सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर एंड द काइंड. ये नंबर एंड काइंड अगर हमें किसी एटम का पता है तो, या हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स का पता है और उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, ये सारी स्टोरी को जो रिवील करता है वो है हमारा केमिकल फॉर्मूला. सो केमिकल फॉर्मूला गिव्स अस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द केमिकल सब्सटेंसेस अलोंग विद द वे दे आर अरेंज्ड. तो वो हमें केमिकल सब्सटेंस के रिगार्डिंग तो अंडरस्टैंडिंग देते ही हैं, साथ में वो हमें ये भी बताते हैं कि वो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल एटम्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए. सपोज अगर अपन लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज. अब ग्लूकोज बनाने के लिए हमें किन किन एटम्स की ज़रूरत है? हमें कार्बन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो क्या सिर्फ ये जान लेना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस करके या ऐड करके लिख देने से ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है? बिल्कुल नहीं. हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ एटम्स. तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी 3 काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. बट द सेकेंड थिंग, व्हाट द नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स यानी कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स जब ये केमिकली कंबाइंड करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं आपस में, तो वो हमें एक फॉर्मूला देते हैं. उस फॉर्मूले का नाम रखा गया है ग्लूकोज. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C6H12O6. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. बिसाइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ अदर टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला से हम समझते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का शॉर्टेस्ट या ये बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म. इट इज़ बेटर टू से सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मतलब वो किस किस रेशियो में प्रेजेंट है. इसको अगर आप सिंपलेस्ट करते हो तो कैसे कर सकते हो? 6 1 6 1 एंड 6 2, यानी कि 1:2:1. इस रेशियो में या इस प्रपोर्शन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिक्स करने पर ग्लूकोज बनता है. आप ये बात ध्यान दो कि जब भी आप पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो और उसे इस प्रकार के रेशियो में मिक्स करते हो 1:2:1, तो वो ग्लूकोज का फॉर्मूला फॉर्म करता है. ओके. और फिर हमारा एक और फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला. स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नथिंग बट जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ एटम टू वन अनदर. वो एक दूसरे से किस सिमेट्री में अरेंज्ड है, किस वे में अरेंज है, वो हमें शो करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ओके. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. बट हमारी कंसर्न जो अभी हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमें सभी एटम्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होने चाहिए. तो फार्मूला पता होने के लिए इट इज़ नॉट अ दैट डिफिकल्ट टास्क. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज़ द वैलेंसी एंड सेकेंड इज़ द सिंबल. अगर आपको किसी भी एटम का सिंबल पता है, write symbol along with its valency, then it is very easy to write the chemical formula. But symbol और valency के लिए full chart, full मतलब एटलीस्ट सभी एटम्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में उसके सिंबल्स और वैलेंसी अगर आपको ध्यान है, तो जो इंपॉर्टेंट वैलेंसीज और सिंबल्स हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स और वीडियोस में
ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर उसे याद कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी बुक एंड कुछ रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हो। सो नाउ अब हम देखते हैं कुछ जनरल टर्म्स हमारे केमिकल फार्मूला को कैसे बनाते हैं या कैसे लिखते हैं। उसके लिए एक एटम you all know that is it is the smallest indivisible particle in any chemical equation। जब कोई केमिकल फार्मूला या केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम बोलते हैं। A symbol, it is a short form or abbreviation for an atom to denote it in simple terms। यानी कि सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे सोडियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Na, पोटेशियम के लिए K, बेरियम के लिए Ba, इसी तरीके से बोरोन के लिए B, हाइड्रोजन के लिए H। ये हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा है वैलेंसी क्या होती है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, तो वो हमारी वैलेंसी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, सो देखते हैं केमिकल फार्मूला पढ़ने के पहले हम देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि पर्टिकुलर किसी कंपाउंड में या पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल में अगर हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं या फिर वो किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, वो सारी डिटेल नॉलेज लेना है तो हमें केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो केमिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे अगर आप ग्लूकोज लिखते हो, ग्लूकोज की जगह C6H12O6 लिखते हो तो इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। जैसे आपने वाटर बोला, वाटर को अगर आपने H2O लिखा है तो ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वाटर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वाटर इज जस्ट अ नेम, है ना, व्हाट वी कॉल। बट जब हमने H2O लिखा तो H2O लिखने से क्या हुआ, हमें ये पता चला कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमें साथ में ये पता चला कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का। हमें ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में जो रेशियो है वो 1 है। यानी कि अगर आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के चाहिए तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन के कितने लेने पड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 20, और ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 10। यानी कि किस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, H20O10। कहीं ना कहीं इसका भी रेशियो ये क्या शो कर रहा है, ये वाटर शो कर रहा है पर उसके कितने मॉलिक्यूल्स, 20। इसको हम इस तरीके से ना लिखकर, इट इज़ अ रॉन्ग वे। हम इसको कैसे लिखेंगे, H2O ब्रैकेट में 10, यानी कि उसके 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोर केमिकल वे में जब हम इसको लिखते हैं, फॉर्मूला वे में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं 10H2O। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, केमिकल फार्मूला लिखते वक्त जब भी कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी न्यूमरल, कोई भी नंबर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, वो अगर हम फॉर्मूला के फ्रंट में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, तो वो क्या डिनोट करता है, दिस 10 विल बी शोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। यानी ये ऑक्सीजन के भी 10 मॉलिक्यूल एटम्स को शो कर रहा है और हाइड्रोजन के भी 10। क्योंकि हाइड्रोजन में नीचे भी 2 है तो पर्टिकुलर हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में 2 एटम्स में प्रेजेंट है, तो 2 × 10 किया तो 20 हो गया। ओके, तो ये केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस है। आपने सिर्फ वाटर बोला था तो वाटर बोलने से हमें ये बात क्लियर नहीं होती है। तो जैसे अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है तो एक ग्लास ऑफ वाटर में आई थिंक इट विल बी मोर देन मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने 1 मिलियन लिख दिया है तो डैट डिनोट्स कि 1 मिलियन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। ध्यान रखिए उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा एंड इट्स मॉलिकुलर फार्मूला विल बी ऑलवेज H2O। जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो सामने लिख के करना है। So we determine the type of atom by referring to its symbol. So for hydrogen we use H and the number of atom is determined by the subscript attached to the symbol. So a chemical formula of water is H2O. Has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay. So now coming to our topic, that is writing the chemical formula. So writing the chemical formula, हमने क्या पढ़ा कि हमें symbols of valency केवल ध्यान रखनी है। इसको समझते हैं। जैसे देखिए symbol, अगर हमको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो हमने क्या किया, पहले हमने सिंबल लिखा हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें 2 कहीं ना कहीं प्रोनाउंस हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो हमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा H, क्लोराइड एक नेगेटिव आयन है उसके लिए हमने लिखा Cl।
उसको अगल बगल लिख दिया। लिखने के बाद हमने नीचे जस्ट उसके नीचे हमने क्या लिखा, उसका चार्ज यानी कि यहाँ पर उसको हम वैलेंसी डिनोट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, दोनों की वैलेंसी हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, H और S। तो हाइड्रोजन के नीचे लिखा हमने 1, सल्फर के नीचे लिखा 2। इसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पर H2S है। ये क्या देख रहे हैं, ये तो हमने देखा कि यहाँ पर वैलेंसी एक्सचेंज हो गई है। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है केमिकल फार्मूला लिखने में वो ये है कि सिंबल और चार्ज जो कि हमें मेमोराइज अगर होते हैं, उन्हें नोट डाउन करने के बाद हम उनकी वैलेंसी और सिंबल आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इंटरचेंज करने के बाद एज अ सब्सक्रिप्ट नोट डाउन कर देते हैं। जैसे सल्फर की वैलेंसी 2 थी तो उसको इंटरचेंज करके हाइड्रोजन के पास ले गए और हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन की 1 थी तो उसे सल्फर के पास ले गए और सल्फर के सब्सक्रिप्ट में 1 लिख दिया। तो जब हमारा सब्सक्रिप्ट 1 होता है तो उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड कि उसके नीचे 1 है। जैसे HCl में 1 था तो एक्सचेंज करने के बाद भी 1 हुआ, तो हमें नोट डाउन कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वी राइट HCl। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al एल्यूमिनियम की है 3 और ऑक्सीजन यानी कि O उसकी वैलेंसी है 2। तो जब हमने दोनों को एक्सचेंज किया तो Al2O3 फॉर्मूला हो गया। ओके, सो राइटिंग फॉर्मूला इज very easy, just following the simple steps. So what are these steps? Write down the symbols of the element और the polyatomic ion। polyatomic ion अभी हमने समझे थे, जब 2 से ज़्यादा एटम, जैसे नाइट्रेट का NO3 होता है तो नाइट्रेट इज अ polyatomic ion। हाइड्रोक्साइड का OH होता है तो हाइड्रोक्साइड इज जस्ट अ पॉलीएटॉमिक आयन। सो किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन या फिर पर्टिकुलर केसेस एलिमेंट यानी कि एटम का सिंबल लिखिए। सेकेंड थिंग, उसकी वैलेंसी नोट डाउन करिए जस्ट बिलो द रिस्पेक्टिव सिंबल। एंड थर्ड स्टेप, इट इज़ द क्रिस क्रॉस द वैलेंसी। क्रिस क्रॉस यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई या इंटरचेंज कर देना, ठीक है, एक दूसरे से बांट लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो टू वन अनदर राइटिंग इट इज सबस्क्रिप्ट टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपाउंड, है ना। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर हमारा सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1, द सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों का सबस्क्रिप्ट 1 है तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, सिंपली NaCl विदाउट राइटिंग एनी नंबर। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। सो केमिकल फार्मूला के ये सिंपल स्टेप फार्मूला करके हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, कुछ रूल्स जो कि अगर ध्यान में रखे जाए तो केमिकल फार्मूला गलत नहीं होगा। तो हम ध्यान रखते हैं, इसे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है रूल्स को। तो पहला रूल हमारा कहता है कि वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, बैलेंस्ड यानी देखिए जैसे आपने सिंबल लिखा मैग्नीशियम का Mg और क्लोरीन का Cl, जब हमने उसके चार्ज यानी कि वैलेंसी लिखी तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की लिखी 1। इसे समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आपके पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के नंबर ऑफ हैंड्स कितने होते हैं, 8। यस, 8 हैंड्स होते हैं ना, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्टोपस को अगर एक ह्यूमन बीइंग मिलकर होल्ड करना चाहे तो क्या होल्ड कर सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो अगर एक अकेला ह्यूमन बीइंग अगर होता है तो उसको क्या करना पड़ेंगे, एक साथ 4 हैंड। पर क्या ह्यूमन बीइंग के पास 4 हैंड होते हैं क्या, नहीं होते, उसके पास तो 4 हैंड है ही नहीं। सेम आप रिप्रेजेंट करो, आप ऐसा रिप्रेजेंट करो कि जो ह्यूमन हैंड्स हैं वो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए या शेयर करने के लिए, केवल 2। और ऑक्टोपस के कितने हैं, 8। तो ऑक्टोपस क्या करेगा, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग समझ लीजिए हमने रेड कलर से डिनोट किया, एक ह्यूमन बीइंग है, उसने ऑक्टोपस के 2 हैंड पकड़े, अगले 2 को पकड़ने के लिए एक दूसरा ह्यूमन बीइंग आना जरूरी है, अगले 2 के लिए तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, और ऑक्टोपस की कितनी हो गई, वो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बीइंग के साथ बॉन्ड बना पा रहा है, 4 के साथ।
और एक ह्यूमन बीइंग केवल आधे के साथ 4 ह्यूमन बीइंग लगेंगे। तो इस तरीके से 1 ऑक्टोपस एंड 4 ह्यूमन बीइंग, तो OH4 ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। अगर हमने एक भी, समझ लीजिए हमने ह्यूमन बीइंग को क्या कर दिया, मतलब 4 ह्यूमन बीइंग्स लगे, अगर हमने क्योंकि ह्यूमन बीइंग की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी, वो 2 ही हैंड पकड़ सकता था। तो 2 पकड़ने के साथ क्योंकि उसके पास 8 हैंड है तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 ह्यूमन बीइंग्स ज़रूरी थे। सेम इसी तरीके से यहाँ वैलेंसी, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, -1। तो जब इन दोनों को साथ अगर हमें रिएक्शन करवानी है या बॉन्ड बनवाना है तो हम यहाँ समझ रहे हैं क्लोरीन के पास केवल 1 बचता है, मैग्नीशियम के पास 2 है। तो अगर क्लोरीन को मैग्नीशियम के साथ हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाने के साथ उसे बैलेंस्ड भी होना है। तो बैलेंस्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्लोरीन को 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। क्लोरीन के कितने एटम्स लेने होंगे, 2। तो 2 एटम्स मिलके एक मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास ऑलरेडी 2 हैंड प्रेजेंट है ना, 2 वैलेंसी है यानी कि 2 हैंड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्लोरीन के 2 एटम्स लेके एक मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, मैग्नीशियम MgCl2, यानी कि Cl2 के मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स है और मैग्नीशियम का 1। ऑलरेडी जो हमारा ये फॉर्मूला है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो केमिकल फॉर्मूला बैलेंस्ड होना is very important, otherwise you are going to break the rule and lose your marks. Second rule, if a compound consists of both metallic as well as non-metallic elements, यानी कि आपने देखा होगा मेटल्स यानी ज़्यादातर कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स यानी कि एनाइन फॉर्म करते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, मेटल के सिंबल या नेम पहले लिखते हैं और नॉन मेटल के बाद में। जैसे एग्जांपल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम के पहले लिखा है, क्लोराइड बाद में। जिंक सल्फाइड में Zn पहले लिखा है, सल्फर बाद में। इसको आप वाइस वर्सा ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जिंक सल्फाइड लिखा है तो इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि जिंक हमारा मेटल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो सल्फाइड है वो नेगेटिव चार्ज ही होगा। फॉर्मूले से ये नॉलेज भी हमें गेन होता है कि मेटल और नॉन मेटल का नॉलेज। तो इस तरीके से वाइस वर्सा जो हमारे रूल्स हैं वो शो करते हैं कि हमें केमिकल फार्मूला से किस किस तरह की नॉलेज श्योर होती है, किस किस तरह की नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रूल थर्ड में। इन केस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीएटॉमिक आयंस देन द एटम इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। यानी कि ये बोल रहे हैं जब पॉलीएटॉमिक आयंस इन्वॉल्व होते हैं किसी फॉर्मूला में, जैसे NaNO3, तो यहाँ NO3 क्या हो गया, हमारा पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। तो ओवरऑल NO3 की वैलेंसी क्या हुई, -1 और सोडियम की हो आई 1। तो हमने फॉर्मूला क्या बन गया, इंटरचेंज करने के बाद NaNO3। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के पास सबस्क्रिप्ट क्या है, 1। तो यहाँ हमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितनी होती है, 2 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1। इंटरचेंज करने के बाद जो 2 है वो हाइड्रोक्साइड के पास जाएगा। तो क्योंकि हाइड्रोक्साइड पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ऐसा एक ग्रुप है, तो इसको हम ये शो करने के लिए कि वो जो 2 है वो पूरे हाइड्रोक्साइड के लिए है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है। ये आप देखिए यहाँ हमने क्या हुआ है, ब्रैकेट लगाया हुआ है OH के बाद, और ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 2 है वो पूरे हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन के लिए है, ना कि सिर्फ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लिए है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो जब भी आपके किसी फॉर्मूले में पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो ब्रैकेट अगर उसकी मोर देन 1 अगर वैलेंसी है या सबस्क्रिप्ट है तो हमें उसमें ब्रैकेट लगाना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वन इज दी अनदर रूल। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ हमने एनाइंस यानी कि एसिड रेडिकल्स और कुछ बेसिक रेडिकल्स यानी कि कैटायन मेटल वाले हमने कॉलम और रो में लिख रखे हैं और उसका फॉर्मूला बनाया है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको इस तरीके से देखिए, ये मैग्नीशियम है और ये क्लोराइड है। इन दोनों का फॉर्मूला कैसे बना, MgCl2। तो इससे क्या क्या पता चला आपको, मैग्नीशियम का 1 एटम है, क्लोराइड का 2 एटम्स है। इससे ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी।
ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि मैग्नीशियम हमारा मेटल था और क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है। तो इस तरह की नॉलेज हमें एक फॉर्मूले से मिल सकती है या फिर किसी नॉलेज के फॉर्म में हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। सेकेंड वन, मैग्नीशियम को अगर नाइट्रेट के साथ जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, MgNO3 होल ट्वाइस। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाया गया है। सल्फेट के साथ जब मैग्नीशियम को कंबाइन किया तो फॉर्मूला बनता है MgSO4। दोनों की वैलेंसी 1 थी तो इसलिए हमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम MgCO3, हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH होल ट्वाइस। इसी तरीके से फॉस्फेट के साथ Mg3PO4 होल ट्वाइस, यानी कि फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3 और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज करने के बाद Mg3 बना लिया और फॉस्फेट के साथ ब्रैकेट में 2 लगा दिया। ओके, सेम इसी तरीके से सोडियम की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, तो उसको क्लोराइड के साथ मिक्स करने पे NaCl, नाइट्रेट के साथ मिक्स करने पर NaNO3, मिक्स नहीं बोलेंगे, कंबाइन करने पर, ओके, केमिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है। और सल्फेट के साथ Na2SO4, कार्बोनेट के साथ Na2CO3, हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH और फॉस्फेट के साथ Na3PO4। देखिए PO4 के बाद कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए क्योंकि सोडियम की वैलेंसी ऑलरेडी 1 है। एक्सचेंज करने के बाद उसके पास जो सब्सक्रिप्ट आया वो 1 आया, और जब 1 आता है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जिंक की वैलेंसी क्या होती है, अगेन 2 होती है, तो इसका फॉर्मूला किससे मिलता जुलता होगा, मैग्नीशियम से मिलते जुलते होंगे। तो देखिए आप, क्योंकि वैलेंसी 2 है तो जिंक को अगर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो ZnCl2 सेम एज MgCl2। जिंक को अगर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो ZnNO3 होल ट्वाइस सेम एज MgNO3 होल ट्वाइस। सल्फेट के साथ मिक्स करने के साथ कंबाइन करने के साथ ZnSO4 सेम एज MgSO4। कार्बोनेट के साथ ZnCO3 सेम एज MgCO3। हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस सेम एज MgOH होल ट्वाइस। और फॉस्फेट के साथ Zn3PO4 होल ट्वाइस सेम एज Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो ध्यान रखिए, अगर आपको वैलेंसी ध्यान है तो मैग्नीशियम, जैसे अगर कभी कभी किसी को मैग्नीशियम फॉस्फेट का लिखना आ जाए, अगर फॉस्फेट की वैलेंसी नहीं ध्यान होगी तो हम ये फॉर्मूला गलत लिख देंगे। तो वैलेंसी एंड सिंबल, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। जैसे आयरन 2 फॉर्म के होते हैं, क्योंकि आयरन 2 तरह की वैलेंसी दिखाते हैं। एक आयरन सेकेंड होता है और एक आयरन थर्ड होता है। तो एक को हम बोलते हैं फेरस और एक को हम बोलते हैं फेरिक। तो सेकंड वाले को फेरस बोलते हैं। तो FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड, FeNO3 होल ट्वाइस यानी फेरस नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस कार्बोनेट। ओके, तो जिसकी जिस तरह से वैलेंसी होती है उस तरीके से उसका फॉर्मूला फॉर्म होता जाता है। जैसे अमोनियम की वैलेंसी 1 है। सो इसके अलावा हम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मूला को करते हैं जो कि नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं या बहुत कॉमन होते हैं। जैसे कि आप देखो वाटर को हम ज़्यादातर वाटर नाम से, उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, मीथेन एक तरह की गैस है जिसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं, फॉर्मूला इज CH4। इथेन, इट इज़ अ C2H6। एमोनिया, इट इज़ NH3। ध्यान रखिए, कई लोग एमोनिया का फॉर्मूला NH4 लिखते हैं। इट इज़ नॉट NH4, क्योंकि अगर आप NH4 लिखते हो इट इज़ एमोनियम आयन। ओके, NH4 प्लस। ध्यान रखिए, एमोनिया का आयन होता है वो। जैसे ये देखिए लास्ट वाले स्लाइड में आप देखिए ये एमोनियम है। तो एमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl। बट जब हमने एमोनिया लिखा तो इट इज जस्ट NH3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ये कॉमन फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करते हैं। ओके, शेयरिंग होती है इसमें। सो अभी तक का जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, हाउ डू वी फॉर्म दी केमिकल फॉर्मूला। बट नाउ वी विल स्टडी हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला की नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग के लिए अगेन कुछ सिंपल रूल्स होते हैं या सिंपल स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम केमिकल फॉर्मूला का नाम भी बता सकते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला नेमिंग, राइटिंग के साथ साथ उसका नाम भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला रूल जो हम फॉलो करते हैं वो है द कंपाउंड नेम विल ऑलवेज इंक्लूड द नेम्स ऑफ एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ इट। एग्जाम्पल, जैसे
कंपाउंड, पर्टिकुलर एक कंपाउंड की नेमिंग के लिए उसमें वो सारे नाम इंक्लूड होने चाहिए जो जो एटम्स उसमें इन्वॉल्व है। जैसे आयरन, सल्फर के लिए जैसे अगर एस है तो सल्फर होना चाहिए, तो आयरन और सल्फाइड को मिला के हमारा क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। तो इसमें कंपाउंड पोटेशियम और ब्रोमीन को मिलाकर के बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसमें हमने क्या देखा, फॉर अ कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द मेटल इज नेम्ड फर्स्ट। जो भी मेटल होता है, जैसे आयरन सल्फाइड में मेटल आयरन था तो आयरन को हमने फर्स्ट नाम दिया, मतलब पहले प्रेफरेंस दी, और उसके बाद हमने नॉन मेटल का नाम लिखा। पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम को पहले लिखा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम को पहले लिखा। रूल नंबर थर्ड, जो एनाइंस हैं जिनकी -1 नेगेटिव चार्ज होते हैं यूजुअली हैव अ सफिक्स आइड। एनाइंस यानी सिर्फ -1 नेगेटिव चार्ज नहीं, कितने भी -1 -2 -3 कहीं भी, अगर जो भी हमारे एनाइंस होते हैं तो जनरली हम उसके बाद सफिक्स एक जोड़ते हैं आइड। जैसे आप देखिए इसमें हमारा था सल्फाइड, तो IDE जुड़ गया, यानी सल्फाइड कहीं ना कहीं क्या है, एक नेगेटिव आयन है। ब्रोमाइड नेगेटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो इस तरीके से फ्लोराइड नेगेटिव आयन है। एनाइंस हैव एन ऑक्सी, अगर किसी भी एनाइंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ एटम, तो उसमें हम एक सफिक्स जोड़ते हैं 8 या 8। ज़्यादातर ये किस में होता है, हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ, ऑलरेडी एक एनायन है जिसमें ऑक्सीजन के साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम 8 वर्ड जरूर यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स। जैसे SO4 2- यानी सल्फेट, SO3 2- यानी सल्फाइड। ऑक्सीजन ऐड है, अच्छा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर SO4 दिखा रहा है, यानी ऑक्सीजन के 4 एटम है, वैलेंसी कितनी है -2। SO3 2- वैलेंसी कितनी है -2, पर यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3। तो देखिए अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कम है तो हम ITE जोड़ते हैं, और अगर ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है तो हम ATE जोड़ते हैं। ओके, कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि व्हेन अ पॉलीएटॉमिक एनाइंस हैज हाइड्रोजन आयन, जब भी अगर हाइड्रोजन आयन जुड़ा होता है तो उसके साथ हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं। ऑक्सीजन जोड़ने के साथ हमने सफिक्स जोड़ा, यानी बाद में जोड़ा। जब हाइड्रोजन होता है तो हम सफिक्स जोड़ते हैं, यानी कि पहले नाम लिखने के पहले हम क्या जोड़ देते हैं, बाई वर्ड जोड़ते हैं, या फिर हाइड्रोजन वर्ड इटसेल्फ, डायरेक्ट हाइड्रोजन लिख देते हैं, या फिर बाई वर्ड। जैसे HCO3 में हम इसको CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं, उसके सामने अगर हमने H जोड़ा है तो उसको हम बाई कार्बोनेट बोलेंगे या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी नेमिंग के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल है। एंड दी नेक्स्ट वन इज सम पॉलीएटॉमिक एनाइंस कैन बी नेम्ड एज, कुछ पॉलीएटॉमिक एनाइंस होते हैं जिनके लिए कुछ अलग तरह का नाम दिया गया है, बड़ा पर्टिकुलर कॉमन नेम है। जैसे NH2 के लिए हम भी एमाइड लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं, एमाइड। PO4 3- के लिए हम लिखते हैं फॉस्फेट। CN- के लिए हम क्या लिखते हैं, साइनाइड। ओके, so these are just the common names we use. Next, prefix like mono, di और tri used to describe the ratio of the non-metal in the compound. जैसे कि आपने लिखा कार्बन ऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन ऐसे कुछ एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है तो कई अलग अलग तरीके से मिक्स कर सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल एटम के साथ भी मिक्स करता है, CO2 भी होता है, CO3 भी होता है। इस तरीके से कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग करता है तो ऑक्सीजन के अलग अलग रेशियो या नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मूले बनते हैं उनको नेमिंग करने के लिए हम उनके साथ प्रीफिक्स जोड़ते हैं, क्या, मोनो, डाई और ट्राई। ये जस्ट नॉन मेटल का रेशियो डिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादातर ये नॉन मेटल्स के साथ होता है। जैसे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि नॉन मेटल उसमें किस रेशियो में। इस तरह के जो नेमिंग होते हैं इससे ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो डाई ऑक्सीजन के साथ भी मिक्स कर सकता है, ट्राई के साथ भी मिक्स कर सकता है। ओके, फॉर मेटल्स द नेक्स्ट वन इज द फॉर मेटल्स वी ऐड अ रोमन नंबर फर्स्ट सेकेंड। तो ये तो हमने नॉन मेटल्स की बात करी, पर जब मेटल के केस में हम क्या करते हैं, जब उसका रेशियो हमें बताना हो कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम रोमन नंबर्स यूज़ करते हैं। जैसे
ये हमारे रोमन नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया Fe2SO4 होल थ्राइस। जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आयरन के साथ नंबर ऑफ एटम्स तो 2 है, पर उसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि इंटरचेंज कर देते हैं हम। तो वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि सल्फेट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है 3। तो जब इस तरह का फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे आयरन कौन सा वाला यूज़ हुआ है, थर्ड वाला। यानी कि आयरन की मोर देन 1 वैलेंसी होती है, हमें पता है आयरन की 2 वैलेंसी भी हो सकती है, 3 वैलेंसी भी होती है। तो ये कौन सा वाला आयरन है जिसकी वैलेंसी 3 है, तो आयरन थर्ड सल्फेट। ओके, इज इट क्लियर। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो कि हमें जब कंपाउंड पर्टिकुलर फॉर्मूला का नेमिंग करनी हो तो हमें काम आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट। 8 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ सल्फर के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन भी है, और 8 ये शो करता है कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच कैन कंबाइन विद द सल्फर। अगर इससे कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जैसे SO3 होता तो हम क्या लिखते, सल्फाइड लिखते। ओके, फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड के लिए CaCl2, पोटेशियम सल्फेट के लिए पोटेशियम सल्फेट, पहला है के तो पोटेशियम लिखा, नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट को शो करता है, Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कार्बोनेट, इसी तरीके से Ca तो कैल्शियम, फिर HCO3 यानी बाई कार्बोनेट। ओके, NH4 किसको शो करता है, एमोनियम, ध्यान रखना है अमोनिया नहीं एमोनियम। और क्लोराइड के लिए हमने क्लोराइड IDE क्यों लिखा, क्योंकि ये एक नेगेटिव आयन है तो IDE सल्फेट जोड़ दिया। Na2 यानी सोडियम, और कार्बोनेट के लिए CO3 क्या है, कार्बोनेट को शो करता है। Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, और PO4 फॉस्फेट। 8 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे O ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ और कॉमन केमिकल्स के नेम, जैसे वाटर, वाटर को हम केमिकल फॉर्म में वाटर ही कहते हैं, अमोनिया को हम अमोनिया ही कहते हैं, इसको हम कॉमन नेम में विंडो क्लीनर भी कहते हैं क्योंकि वो यूज़ होता है विंडो क्लीनर में। बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो है बेकिंग सोडा। मीथेन का कॉमन नेम है नेचुरल गैस। CH3COH एसिटिक एसिड जिसका कॉमन नेम विनेगर होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन नेम टेबल सॉल्ट होता है। NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ये वाला जो हमारी स्लाइड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। So like and share the video if you have liked it. Do remember to subscribe the channel to remain tuned with the concepts of NCERT. My channel name is Learning with Concept by PS. So study well and have a nice day.